नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 7वीं कड़ी में हम मौजूद हैं। अभी तक हमने 6 कड़ी में गांव समाज, गांव सभा, गांव पंचायत, तमाम बातों की हमने चर्चा की। याद होगा आपको कि पिछले कड़ी में 2 कड़ियों में मैंने गांधी जी का और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के उद्धृत किया था उनको, यह बताने के लिए कि गांव सरकार के बारे में उनकी क्या सोच थी। और आपने देखा कि वो लोग किस तरह से चाहते थे कि गांव अपनी व्यवस्था को चलाएं और हर मामले में गांव अपना विकास स्वतः करें। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ये लोहिया जी की बात से, और लोहिया जी गांव के बारे में क्या सोचते थे ये आप जानना बहुत जरूरी है। आप साथियों, आप जानते हैं कि लोहिया जी ने बहुत बड़ा एक उनका व्यवस्था उन्होंने दिया था सरकार चलाने के बारे में, और वो मशहूर हुआ था चौखंबा राज की। वो चौखंबा राज को आप जानते होंगे, बहुत से लोग उसके बारे में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं या जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो चौखंबा राज के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं उसको गांव से कैसे उन्होंने चौखंबा राज में गांव को कितना महत्व दिया था ये समझने की जरूरत है। देखिए, ये पुस्तक है लोहिया जी की, ये है लोहिया जी की 100 वर्ष। इसमें बहुत सारे लेख इसमें उद्धृत किए गए हैं, और उन लेखों में एक चौखंबा राज के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने उसकी व्याख्या किया कि चौखंबा राज क्या है। ये लोहिया जी के अपने 100 वर्षों का जो उनके बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में उस लेख को एक प्रस्तुत किया गया, वो चौखंबा। लोहिया जी का चौखंबा राज जो है वो उनका ये कहना है कि 4 स्तर पर सरकार चलनी चाहिए। एक होनी चाहिए केंद्र सरकार, दूसरी होनी चाहिए राज्य सरकार, और तीसरी होना चाहिए जिले की सरकार, और चौथी होनी चाहिए गांव की सरकार। गांव की सरकार का उनका मतलब है कि जैसे ये केंद्र की सरकार हो उसी तरह राज्य की सरकार हो, उसी तरह जिले की सरकार हो, और उसी तरह ही गांव की सरकार हो। ये उनके चौखंबा राज के अवधारणा थी, जिसको उन्होंने बहुत विस्तार से समय समय पर समझाया, लेख लिखा, अपने भाषण में कहा करते थे। लेकिन अब फिर मैंने जैसे पिछली बार कहा कि गांधी जी के चेलों ने भी गांधी जी के सपने नहीं पूरे किए, जयप्रकाश के चेलों ने गांव सरकार के बारे में उनके सपने नहीं पूरे किए, और लोहिया जी के चेलों ने भी लोहिया जी के इन सपनों को पूरा नहीं किया। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सत्ता में तो लोहिया जी के नाम पर बहुत सारे लोग उन्होंने सत्ता हासिल कर लिया और बड़ा सुख भोग रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए हैं, लेकिन किसी ने लोहिया जी के वो चौखंबा राज की धारणा को पूरा करने की आवश्यकता नहीं समझी। तो ये आप महापुरुषों का किस तरह से उनके अनुयायी जितने हैं, किस तरह से महापुरुषों के नाम पर सत्ता तो हासिल कर लेते हैं राजनीतिक लोग, और किस तरह से उसका भोग करते हैं, बड़ी बड़ी अपने जीवन का सारा सुख भोगने के उन्हीं के नाम पर भोगते हैं। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है कि इन महापुरुषों के उनके सपनों को कैसे पूरा किया। अब आज की कड़ी में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि ये जो अभी आपने देखा कि गांव संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि गांव क्या चुनाव कैसे होगा। संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 5 साल में गांव का चुनाव होगा। संविधान में चुनाव करने की व्यवस्था दे दी गई। आपने ये भी देखा कि संविधान में ये भी व्यवस्था बना दी गई है कि चुनाव कौन कराएगा। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, एक स्वतंत्र बॉडी, और राज्य का चुनाव कमीशन चुनाव कराएगा, केंद्र का चुनाव नहीं, एक राज्य चुनाव आयोग बना दिया गया। संविधान ने यह भी व्यवस्था दी है कि गांव का खर्च की व्यवस्था कैसे होगी। तो संविधान में उस खर्च की गांव कैसे संचालित होंगे उस पैसे के लिए भी उन्होंने एक वित्त आयोग का गठन कर दिया कि वित्त आयोग के माध्यम से गांव पंचायतों को पैसा दिया जाएगा ताकि गांव किसी के कृपा पर न रहे। उसकी भी व्यवस्था कर दी। किस तरह से मैंने पिछली बार बताया था कि वित्त आयोग जितने भी राज्य सरकार जितना पैसा इकट्ठा करती है, टैक्स से, कर से और या शुल्क से, जैसे भी जिस भी माध्यम से पैसा करती है, उसका एक हिस्सा उनको संविधान के अनुसार गांव पंचायतों को देना ही देना है। उनकी मर्जी नहीं है, उसके लिए वित्त आयोग सुझाव देता है, उसको मान के उनको देना पड़ता है। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि ये तो सब उन व्यवस्था संविधान ने दे दिया। एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था संविधान ने गांव के पंचायतों के लिए
या गांव की सरकार कहीं के लिए दिया है, वो भी जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और वो व्यवस्था ये है कि गांव अपने खुद भी संसाधन जुटाएंगे। गांव अपना संसाधन जुटाने का मतलब कि जिस तरह से राज्य सरकार को टैक्स लगाने का है, जिस तरह से राज्य सरकार को फीस लगाने का है, जिस तरह से राज्य सरकार अपने संसाधनों से पैसा जुटाने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत को संविधान में व्यवस्था दी गई है कि वो भी अपने लिए टैक्स कर ले, अपनी संपत्ति से पैसा कमा ले, अपने शुल्क लगा ले, उसकी एक व्यवस्था दी गई और कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए कानून बना के गाँव को बताएगी कि ये मामले में आप अपना संसाधन आप जुटाइए। ये सरकार ने उनको अधिकार दिया है राज्य सरकार को कि अपना कानून बनाइए। अब आप ये बताइए, सरकार ने चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है तो सरकार को उसको राज्य सरकार को मानना ही मानना है। तो उन्होंने राज्य सरकारों ने माना इसको और उन्होंने भी पंचायती जो राज अधिनियम, वो तो मैंने संविधान की बात कर रहा होता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम है जिसमें कि गाँव को पंचायतों को अधिकार राज्य ने दिया है सर, उसके पालन करने में जो संविधान के निर्देश हैं उसका पालन करते हुए जो पंचायती राज कानून राज्य सरकार ने बनाया है और उसमें जो अधिकार गांव पंचायतों को दिया है उसमें उन्होंने दिया है कि इन मामलों में आप गांव में टैक्स लगा सकते हैं, आप अपने आय के लिए ये साधन जुटा सकते हैं। अब साथियों आप ये बताएं, आपको मैं बताना चाहूँ, शायद आपको बहुत सारे, शायद ही कोई ये जानता हो कि गांव के लोगों को अपना संसाधन जुटाने के लिए कौन कौन से टैक्स लगाए जा सकते हैं, कैसे अपना पैसा जुटाया जा सकता है, शायद कोई नहीं जानता होगा। और ये कोई बात नहीं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं तो आप कैसे जानें। कभी किसी ने इस बात को आपके सामने रखा नहीं कि आप खुद अपना संसाधन जुटाइए। लेकिन मैं आपको उस पंचायती राज अधिनियम की जो व्यवस्था है, हालांकि उस व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं, वो तो बिल्कुल एक तरह से गुलाम बनाने के लिए सारी व्यवस्था बने। बार बार मैं कहता हूँ कि गांव पंचायतों को राज्य सरकारों ने अपने गुलाम बनाने के लिए छोटे मोटे पावर अधिकार दे दिया ताकि वे उनके कृपा पर जीते रहें। तो वो कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है और न वो व्यवस्था से गाँव ज़्यादा कुछ कर पाएगा। लेकिन फिर भी ये जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्या क्या गाँव को दिया है कि कुछ आप कौन कौन मामले में अपना कर वसूल सकते हैं, कौन कौन मामले शुल्क लगा सकते हैं। और वो जो है मैं पढ़ के बताऊँ, इसलिए पढ़ के बताना चाहता हूँ कि इन बातों को आप जान लीजिए और आगे समझने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी जितनी व्यवस्था है, हम तो एक आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें गांव पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना काम खुद निर्णय लेंगे, अपना खुद व्यवस्था करेंगे, वो तो हम उसकी आदर्श व्यवस्था। लेकिन जो व्यवस्था फिलहाल इस समय जो व्यवस्था दी गई है उसको भी समझने की जरूरत है। अब क्या क्या टैक्स लगाएंगे, अब ये मजेदार बात बता रहा हूँ कि किन किन मामलों में गाँव को दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पंचायती राज अधिनियम की धारा 37 है, उसमें उन्होंने कहा कि इन मामलों में आप टैक्स लगा देते हैं। अब वो क्या क्या मामले हैं देखिए। पहला है कि उन्होंने प्रेक्षागृह, चलचित्र, इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य जो अस्थायी रूप से गांव में आया है। मान लीजिए गांव में जब कोई आके चलचित्र चला रहा है, कोई सिनेमा चला रहा है और इस तरह से कोई मनोरंजन कार्य, नाटक, नौटंकी अगर गाँव में कर रहा है तो गाँव वाले उसको टैक्स उन पर लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि गांव पंचायतों में जो मशीन, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल, जो वाहन है, यंत्र चालित वाहनों के अलावा जो गाड़ी घोड़ा खींचते हैं उसको वसूली करते हैं उससे। मान लीजिए कोई भैंसा गाड़ी चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला के और उससे व्यापार कर रहा है तो उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। उसी तरह से उन्होंने लगाया है कि ये पशुओं के खरीद फरोख्त पर भी टैक्स लगा सकते हैं। बाजार में अगर जो सामान बिका जा रहा है, जो अगर गांव का जो बाजार है उसमें कोई बिक्री की जा रही है तो जो सामान बिक्री की जा रहा है गांव वाले अपने हिसाब से अपने बाजार के जो लोग बेच रहे हैं उस पर भी, जमीन गांव के अगर पंचायत की जमीन है तो उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि स्लाटर हाउस, अगर किसी गांव में स्लाटर हाउस चलता है, अब स्लाटर हाउस की तो बहुत कमाई है। अब गांव में किसी ने स्लाटर हाउस का लाइसेंस वो चला रहा है और उसके भी लाइसेंस की भी व्यवस्था है, गाँव वाले खुद लाइसेंस दे सकते हैं, उस पर भी वो टैक्स लगा सकते हैं। फिर जल शुल्क है, गांव के संसाधनों से अगर उसका मान लीजिए अगर जल ले रहे हैं आप, अगर गांव की पोखरी है, उस पर नदी है, अगर वहाँ से जल उठा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। सफाई के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नाली है, गंदगी कहीं आप फैल रही है तो गांव वालों कहेंगे कि हम आपकी सफाई करेंगे और आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। सड़कों की सफाई के लिए, रोशनी के लिए, अगर बिजली का खंभा लगवाते हैं, सफाई करते हैं या रोशनी की व्यवस्था गांव वाली पंचायत करती है तो उसके लिए शुल्क लगा सकती है। और भी ऐसे जो शुल्क है वो लगा सकती है।
लेकिन देखिए ये शुल्क तो उन्होंने एक औपचारिक रूप से दिया। इतने गांव में ये इस शुल्कों से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, बल्कि गांव पर आप इस तरह का शुल्क सोचोगे तो गांव वाले नाराज हो जाएंगे। वास्तव में अगर गांव के अगर अपना शासन रहता तो इस तरह का टैक्स, फालतू टैक्स लगाने पे गांव वाले क्यों करते? गांव वालों के लिए टैक्स क्या लगाना है? गांव में बालू का खनन हो रहा है, खूब कमाई हो रही है लोगों की, तो अगर कोई बालू का खनन करा तो गांव वाले बालू पर टैक्स लगाते हैं। गांव पे मान लीजिए ये बड़े बड़े गांव में आजकल काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि गांव से अच्छा खासा लोग बिजनेस कर रहे हैं। उन बिजनेसों पे तो आपने उनको अधिकार दे नहीं रखा है कि उन बिजनेसों पर गांव के लोग लगाएं। किसी ने अब तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी गांव में लगाने लगे हैं, अब वो लोग गांव वाले उसको टैक्स नहीं लगा सकते हैं। गांव से अच्छा खासा लोग वहां से माल सप्लाई कर रहे हैं, गांव वाले उन पर भी सब नहीं करते। तो गांव के लोग समझते हैं ना कि गांव में कौन कौन ऐसी चीज है जिससे लोग काफी कमाई कर रहे हैं, और अगर हम उस पर टैक्स लगाएं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमको गांव को उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन इस पर वो गांव वालों को ऐसा अधिकार नहीं देगा। एक उदाहरण दे रहा है कि मान लीजिए गांव में अगर एक सड़क जा रही है, गांव पंचायत की सड़क, और उसमें लाखों हजारों गाड़ियां उससे गुजर रही है। अगर गांव वाले मामूली टैक्स लगा दें कि भाई हमारे गांव की सड़क है, ये वो पीडब्ल्यू की सड़क नहीं है, गांव ने सड़क बनाई है और हजारों गाड़ियां उससे गुजर रही, तो अगर उस पर गांव वाले टैक्स लगाते हैं तो कितने कमाएंगे? हजारों रुपया उनका रोज की कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन आप उनके गाँव को नहीं दे, टैक्स लगा नहीं देंगे। या गाँव से बहुत सारे माल दूसरे शहरों में बड़े भेजे जा रहे हैं, दूसरे दूसरे जगह गाँव के, अपने गाँव पर नहीं लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए दूसरे तमाम बड़े बड़े व्यापारी उधर से गुजर रहे हैं, आपके गाँव में भले ना हो लेकिन इतने गाँव में उसमें बहुत जगहों से गुजर रहे हैं। लोग जंगल काट रहे हैं गांव का, उसका टैक्स है, पेड़ काट रहे हैं उसका टैक्स है, बड़े बड़े टेंट हाउस वाले अपना गांव में टेंट लगा रहे हैं उसका टैक्स है, आप पेट्रोल वो मशीन ले आ रहे हैं, डीजल पंप ला रहे हैं लोग, उस पर टैक्स। गाँव वाले यहाँ भी समझते अगर वो चाहते हुए टैक्स लगा के वो अच्छा खासा कमाई कर देते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि गाँव वालों को तो आप कमाने देंगे नहीं, व्यवस्था तो सब कर दिया, लेकिन इस सारी व्यवस्था जो की गई है सिर्फ गाँव को बस औपचारिकता देने के लिए और उनको गुलाम बनाने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई। छोटे मोटे देख के, चूंकि संविधान ने कहा कि गांव वालों को आप अधिकार दीजिए कि वो अपना टैक्स खुद लगाए, तो आपने एक छोटे मोटे चीज़ों पर जिसमें क्या पूरी गांव वाले दुश्मनी भी लें तो मुश्किल से 400-500 रुपये महीना ये कमाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये गाँव के टैक्स लगाने का भी एक तरह से माहौल ये सरकार ने, राज्य सरकारों ने अपने को गुलाम रखने के लिए बनाया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि इतने ही नहीं संविधान ने किया, संविधान के द्वारा ये भी व्यवस्था की गई है कि टैक्स भी लगाएंगे और अपना बजट भी बनाएंगे। आपने कभी सुना होगा कि गांव के बजट के बारे में कि गांव पंचायत कभी बजट पास करती है, जैसे राज्य केंद्र सरकार बजट पास करती थी, राज्य सरकार बजट पास करती है, और ऐसे गाँव के लिए भी बजट बनाने का व्यवस्था है। सुना है गाँव में बजट बनता है? व्यवस्था ये है कि जैसे खरीफ का जो ये खेती जैसे खत्म होगी, खरीफ सत्र में, अब यही है खरीफ चल रहा, यानी कि खरीफ सत्र में ये नवंबर है, अब ये जैसे खत्म होगा तो अब गांव के सभा की एक बैठक होनी चाहिए गांव पंचायत की, उसमें एक साल भर का एक बजट बनना चाहिए। गांव सभा की मीटिंग में वो बजट को रखना चाहिए। उस बजट का मतलब ये है कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिला, कितना पैसा हमने खर्च किया और कितना पैसा आने वाले वर्षों में हमें जरूरत है। ये पूरा एक बजट लंबा चौड़ा बनना गांव के लिए व्यवस्था दी गई है। और वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दी गई, ऐसा नहीं हम कह रहे, जो केंद्र सरकार ने कहा, तो उत्तर प्रदेश ने उसके लिए कानून बनाया और बजट का एक प्रारूप भी बना दिया कि आप बजट में ये चीज़ों के बारे में जरूर लिखेंगे और उसके हिसाब से बजट बनेगा। अब साथियों मैं आपको बताऊं कि बजट के बारे में तो आप जहाँ सुनते ही नहीं होंगे गांव का, जैसे केंद्र की बजट होता है, राज्य सरकार बजट का पास होता है फरवरी के महीने में, क्योंकि मार्च से उनका 1 अप्रैल से उनका शुरू हो जाता है नया सत्र। गांव के लिए भी यही व्यवस्था की गई कि इनका भी बजट इस खरीफ के बाद शुरू है, मतलब नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी में ये भी बजट ला सकते हैं, और इनका भी अगला जो साल शुरू होगा वो भी 1 अप्रैल से उनका शुरू होगा और उसके बाद उसके हिसाब से खर्च बजट होगा। अब मैं बजट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बजट में आप समझ लेंगे क्या क्या बजट में उन्होंने लिखा है, जो प्रारूप बनाया उसमें, उससे ये समझ में आपको आ जाएगा कि बजट में कहाँ कहाँ से पैसा गांव में आ सकता है
और कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया जाता है। पूरे एक बजट का जो प्रारूप सरकार ने खुद बनाया है, उससे आप समझ लीजिए तो पूरी एक व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी कि अर्थ को गांव में कहाँ से पैसा आ सकता है और कहाँ कहाँ गांव से पैसा किस किन मदों में खर्च किया था। ये उन्होंने बहुत विस्तार से नहीं दिया, एक संक्षिप्त रूप उन्होंने दे दिया कि इसके अलावा भी बहुत कुछ बजट बनाने में गांव वाले अपना कर सकते हैं, क्योंकि गांव को पैसा बहुत जगह से आता है। कि जैसे मैं वो, लेकिन उल्लेख जो किया है उससे ही समझ जाएंगे आप कि इस बजट को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये बिल्कुल एक नई बात आपके लिए है, आपने ये कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह से इतने स्रोतों से गांव में पैसा आ सकता है, इतने स्रोतों से गांव का पैसा खर्च किया जाता है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं होगा। और न ये शायद आपके ना गांव के तो लोग जानते हैं, ना अधिकारी जानते हैं, बस वो एक फॉर्मेलिटी बना के बजट भेज के एक कागज पूर्ति करते हैं। अब आप देखिए ये बजट है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। पहला लिखा है कि जो बजट है गांव का, उसमें क्या क्या लिखा देखा जाएगा। पहला देखा कि अनुदान से, अनुदानों से पैसा आएगा। अनुदान कहाँ कहाँ से आएगा? शासन से, शासन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। दूसरा उसके बाद है जिला परिषद से भी पैसा आता है गांव से, पंचायतों। तीसरा है क्षेत्र समिति से आता है। तो मतलब आप देखिए बजट में ही लिखा है कि ये दिखाना पड़ेगा आपको कि केंद्र सरकार से कितना पैसा आया, राज्य सरकार से कितना पैसा आया, कितना आपको जिला परिषद से आया, कितना क्षेत्र समिति से आया, अन्य कौन से साधन है जिससे कि आपको पैसा आया है, ये आपको बजट में दिखाना पड़ेगा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि नगद चंदा, गांव वाले चंदा भी ले सकते हैं और दान भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपका गांव के आपके गांव का आदमी कोई अमेरिका में रह रहा है, उसकी अरबों की कमाई है, वो चाहता भाई हम गांव के विकास के लिए हम कुछ लाख रुपया पैसा हम देना चाहते हैं, कुछ करोड़ रुपया देना चाहते हैं। मतलब उसके मन में आ गया कि हमारे गाँव में खोल देते। आज क्या है, आज तो व्यवस्था है नहीं कि आपने उनको ले ले। उसके लिए करोड़ रुपया अगर देना चाहे तो सरकार की इतनी लंबी चौड़ी और स्कीमें हैं कि उस तरह से आपने दिया नहीं। लेकिन बजट में कहा है कि कहीं से अगर चंदा आता है तो ये आप बजट में नगद चंदा और दान से अगर कहीं आता है तो वो भी आप दिखाएं। उसके बाद आता है कि गाँव वाले पंचायतें जो हैं शुल्क लगाएंगी और उस शुल्क में टैक्स लगाएंगे या फीस लगाएंगे। क्या क्या फीस लगाएंगे आप समझ लीजिए। उसके बाद वो एक लंबी लिस्ट है क्या कहाँ कहाँ वो शुल्क और फीस, शुल्क मतलब फीस लगा सकते हैं। उसके बाद आपका है कि गांव कहाँ कहाँ से और गांव के पास पैसा आता है। गांव सभाओं को आय देने वाली संपत्तियों से, मान लीजिए गांव का जंगल है उसमें से कमाई हो रही है। गांव का कोई गांव ने 10-20 दुकान बना रखा है, उसे किराया आ रहा है, तो गांव के आय देने वाली संपत्तियों से। कृषि पर उठाई गई कृषि भूमि से, अगर गांव पंचायत की जमीन है किसी को उन्होंने हुंडा पर दे रखा है तो उससे जो कमाई हो रही है वो भी गांव के इसमें आएगा। दुकान और मकान किराए पर, अगर दुकान गांव ने बना रखा है तो उसके किराए से जो पैसा मिला। तहबाजारी से, तहबाजारी से बाजार में तहबाजारी होती है। पड़ाव की भूमि और अन्य भूमि से, या कहीं पड़ाव की भूमि मतलब जहाँ बस स्टेशन बना दिया, साइकिल स्टैंड बना दिया, इक्का स्टैंड बना दिया, तो वहाँ की कमाई भी गाँव पर आएगी। पोखरों और तालाबों में सिंघाड़ों से, वो सिंघाड़ा का जो पैसा है वो सिंघाड़ा दिया था, वहाँ से कमाई होगी। पोखरों तालाबों में नदी नालों में मछलियों से, अब आपके गांव में नदी जा रही है वहाँ मछली मार रहे लोग, कोई पैसा देता है क्या? ये भी गांव वाले उसको ले सकते हैं। सिंचाई से, गांव की जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई से उसका भी पैसा ले सकते हैं। रेत, जैसे मैंने कहा बालू ना, रेत बजरी पत्थर मिट्टी, लेकिन ये भी आपको देना पड़ेगा, इसे भी गांव वाले आप कमाई कर सकते हैं। बगीचों, पेड़, वन, चौराहों, चारागाहों, घास फूस से, चारागाह से भी कमाई कर सकती है। हाट बाजार मेला से, पशुओं को मेलों में रजिस्ट्री से, घाटों से, बूचड़ खाने से, कांजी हाउस से, गोबर मल मूत्र कूड़ा करकट व कंपोस्ट से, मृतक पशुओं की हड्डी व खालों से, सामूहिक जल संपत्ति जैसे बर्तन, दरी, लालटेन, शामियाना, कृषि यंत्र इत्यादि किराए पर देने से। किसी गांव में कोई रखा है कोई किराया देता, कोई नहीं। गांव वालों को तो क्या सोचते हैं हम क्या करें, सरकार की इतनी जांच है, सरकार तो इस पर अलाव हमको करती नहीं कि हम कोई बर्तन खरीद लें, दरी खरीद लें, लालटेन खरीद लें, शामियाना गाँव वाले खरीद लें। ये तो गाँव सरकार खुद अपनी जब सरकार चलाएगी तो ये सब करेगी, इसे वो करेगी, लेकिन व्यवस्था है। उसी तरह
और उत्पाद परिसंपत्ति के सृजन एवं विकास के लिए प्राप्त ऋण से, कहीं से उसने बैंक से ऋण लिया गांव ने तो उससे जो कमाई हो रही है, ऋण से कुछ काम व्यवसाय किया तो उससे जो कमाई उससे ले सकते हैं। संपत्ति के बिक्री से, अब बताइए गांव की जमीन बिकती है, सरकार उसमें ले देती है, रजिस्ट्री कराती है तो सारा पैसा था। कभी गांव में भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिले। अगर मान ली 10 एकड़ जमीन बिका गांव का तो सारा का सारा बिक्री जो है, टैक्स जो है, स्टैंप की ड्यूटी सरकार, अरे भाई तो उसमें गांव को भी उसमें 2% 1% अगर मिलता है तो गांव में कितनी अच्छी खासी कमाई हो जाती। फिर चल अचल संपत्ति से जो भी गांव का है, ये देखिए कितने स्रोत हैं। मैं इसलिए ये आपको पढ़ के सुनाया। इतने स्रोत के अलावा ठेकों से, कृषि से, व्यवसाय से, व्यापार से, उद्योग से, ये सब गांव पंचायत को अधिकार दिया गया है और ये सब गांव पंचायत अगर करती और तो उससे आय कर सकती है। ये उन्होंने दिखा है कि बजट में अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि बजट में ये आपने ऐसे ऐसे कमाई किया, ये बजट का हिस्सा है। मतलब इतने स्रोतों से कम इतने, इससे ज़्यादा भी स्रोत हो सकते हैं, कम से कम इतने स्रोतों से आप बड़े अच्छे ढंग से गांव के लिए कमा सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप गांव वाले खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, ये तो कमाई का होगा जहाँ से आएगा। अब देखिए ये भी एक रोचक बात है कि गांव वाले कहाँ कहाँ खर्च कर सकते। व्यय दिखाने में उन्होंने लिखा कि एक तो सरकारी कर्मचारी जितने हैं उनके उनका जो अपने कर्मचारी गांव पंचायत के जितने कर्मचारी रखेंगे उन लोगों का जो तनख्वाह, वेतन, भत्ता होता दिया जाएगा, वो उसके लिए वो खर्च करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि संपत्ति की सुरक्षा पर, गांव की संपत्ति कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, रख सकते हैं। जो 4 आदमी गांव में चौकीदार रख सकते हैं कि भाई आप इसकी सुरक्षा करेंगे, लोग उनको हम वेतन देंगे। उसके बाद कल्याण कार्यों से के निर्माण और मरम्मत पर, कल्याण कार्य क्या है, पानी की योजनाओं पर, नाली, खड़ंजे व गलियां का सुधार व प्रकाश स्तंभ, जनमार्ग, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, पंचायत घर, अन्य सामुदायिक भवन, खेल कूद के मैदान, बाल क्रीड़ा केंद्र, इन चीज़ों पर आप खर्च करते हैं तो ये दिखाना पड़ेगा। कहीं दूर दूर तक बाल क्रीड़ा केंद्र कहाँ है गांव में, खेल कूद का मैदान कहाँ है, पंचायत घर अब कहीं कहीं बनना शुरू हुआ है, वो भी सरकार बना रही है, गाँव वालों से कोई मतलब नहीं है। गलियों को कौन सुधार कौन करवा रहा है, गलियाँ गिर रही हैं, नाली खड़ंजे वही सरकार जो देती है। वो तो मैं कहता हूँ कि 70 साल हो गया लेकिन अभी भी गाँव गढ़ही, नाली और खड़ंजे में फंसी हुई है। और जबकि देखिए बजट कहता है इतने चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हैं और इतनी चीज़ों पर व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बगीचे, पेड़ और वन लगाने में खर्च कर सकते हैं, सिंचाई की योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, भूमि संरक्षण की योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, दुकानें, मकान, गोदाम बनाने में खर्च सकते हैं। गोदाम हम बार बार कहते हैं कि ये जो गांव का अनाज है उसको ले जाकर गांव वाले कहाँ कहाँ बेचते हैं। अरे गांव वाले वहीं खरीद कर लेते, जितने अनाज बेचे जा रहा है ना, एक गोदाम रहता तो वहीं खरीदारी सारा अनाज का, गांव का अनाज का हो जाता। आप और ज़्यादा दूर दूर तक जाते हैं, वहाँ कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं, वहीं गोदाम बना होते तो वहीं खरीद के वहीं अनाज जमा हो जाता। बाद में धीरे धीरे चाहती सरकार की जरूरत थी या जो कोटे की दुकान पर जितना अनाज की जरूरत थी उसी गोदाम से कोटे के अनाजों पर वहाँ दे दिया था, न कहीं गाँव का तुरंत बिक्री और वहीं से सुरक्षित ढंग से रहता और वो सुरक्षित ढंग से वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। एक गांव का एक गोदाम नहीं बनता तो 4 गांव मिलकर गोदाम बना लेते अपना। ये गांव पंचायत के पैसे, सरकार की कृपा से नहीं, गांव पंचायत का पैसा होता तो अपना गोदाम खुद बना लेता, या 4 गांव का पैसा मिला के एक गोदाम बना के एक आदमी 2-4 को नौकरी भी देते, एक गोदाम चलाते और ये कहीं राशन का इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहती, वहीं से बाद वाले गोदाम में इकट्ठा रहता और कभी कोई खरीदार आता तो गाँव पंचायत वाले अच्छा दाम पर उसको बेचते। आज ये झंझट ही खत्म हो जाता है कि जब उस समय तुरंत बेचना पड़ता है, उनको पैसा नहीं मिलता, जब महंगाई हो जाती है तो उनको महंगा मिलता है, उसमें उनका तो बिक चुका होता है। ये सारी व्यवस्था को गाँव को अधिकार देंगे तभी ना होगा। ये व्यवस्था है कि हम गोदाम बनाए, कहीं है गोदाम, गाँव पंचायतों ने कहीं गोदाम बना रखा है कि नहीं, वो सरकार अपना RFC विभाग गोदाम बनाएगा और RFC एक बोरे पर, एक क्विंटल पर 50 रुपया वो खर्च करेगा। और भी खर्च करता हूँ तो नहीं अंदाज है मुझे, एक टन पर गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ पर कम से कम 150 रुपया वो RFC लेगा और यहाँ 150 रुपया जो है वो किसान को अब नहीं मिलेगा। गोदाम रहता तो वो 150 रुपया खर्चा ही नहीं पड़ता, वो भाव किसान को मिल जाता, गांव का फायदा करते लोग और रोजगार मिलता, बहुत सारे रोजगार पैदा होते।
तो ये है गोदाम के बारे में। उसी तरह हाट बाजार मेले का विकास करना। अगर नहीं है आपके गांव में हाट बाजार मिला तो गांव वाले सोचते कि भाई मेरा गांव बड़ा अच्छी जगह, सड़क के किनारे पड़ गया, नई नई सड़कें निकल रही हैं, वो थोड़ी जमीन लेके उन्होंने हाट बाजार मिला था। गांव वाले जमीन खरीद भी सकते हैं, ये जान लीजिए। ये भी व्यवस्था है कि गांव वाले के पास जमीन नहीं है तो किसान से गांव जमीन खरीद भी सकता है। और उन खरीदारी के अगर नहीं वो अपने खरीद सकता है किसान से बातचीत करके, तो वो गवर्नमेंट से डीएम से कह सकता है कि डीएम साहब आप हमारे लिए जमीन खरीदिए, हम यहाँ हाट बाजार बनाना चाहते हैं, ये भी कह सकता है। अब अगर नई नई सड़कें बनी हैं, देखिए सड़क के किनारे लोग, तमाम लोग, प्राइवेट लोग जमीन खरीद करके बड़े बड़े अपना दुकान खोल लिए। अगर ये व्यवस्था आप सरकार गाँव को पास रहती तो गाँव वाले खुद जमीन खरीद के बड़े बड़े बाजार बना देते, माल बनाते, बढ़िया खूबसूरत मार्केट बना देते, डेवलप कर देते, जैसे शहरों में होता है उसी तरह गाँव वाले खुद बना देते। लेकिन ये सब तो उनको अधिकार आपने दिया नहीं, तो वो बेचारे बस वही जो आप अधिकार छोटा मोटा देते हैं। लेकिन बजट में कर रखा है कि बजट का मतलब ये है कि आप को वो समझते हैं कि ये गांव वालों को करना चाहिए, लेकिन ये सारे अधिकार आपने नहीं दिया। अब ग्राम, उसके बाद देखिए अब कहाँ खर्च कर सकते हैं। दवा का बक्स व चिकित्सा, सुने हैं कभी कि गांव में कोई दवा का बक्स है और चिकित्सा की कोई व्यवस्था गांव वालों की पंचायतों ने किया है। फिर शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, समाज शिक्षा पर कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो, मान लीजिए उसमें रेडियो, अब तो आगे आप टेलीविजन पर सामुदायिक टीवी लगवा सकते हैं गाँव गाँव में। पुस्तकालय वाचनालय पर कर सकते हैं, कहीं गांव में है, गांव पंचायतों ने पुस्तकालय वाचनालय बनाया। प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, खेल कूद पर खर्च कर सकते हैं, मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं, उत्सव पर खर्च कर सकते हैं। गांव वाले कोई उत्सव कर, जैसे हम बात आप कहते हैं कि गांव वाले, हर गांव वाले अपना एक दिन अपना गांव का, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वैसे गाँव वाले चाहे तो अपना अपना गाँव दिवस नहीं मना सकते। अगर एक दिन गांव दिवस गांव वाले मनाएं, खेल कूद ये सारा, उसमें पुरस्कार वितरण करें, तो कितना बड़ा गांव का अपना उत्सव अपना खुद होने लगेगा कि एक दिन वो गांव दिवस मनाना शुरू कर दें। देखिए, और फिर गांव में सारी जो गतिविधियां, उनको पुरस्कार देना, उनको बुलाना, बाहर के लोगों को जो विदेश में रहते हैं उनको बुला के कहें कि भाई अगर हमारे मुख्य अतिथि बनिए, हमारे गाँव में कोई योग पैसा दीजिए, कुछ हमारे गाँव के विकास में सहयोग करिए। वो करके अपने गाँव को अपने ही ढंग से सबको उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन कहीं आप दूर दूर तो इस भारत में आपने कहीं नहीं सुना कि कहीं होता है, जबकि व्यवस्था बनी हुई है, ऐसा आप कर सकते हैं। ये सब व्यवस्था बनी है, कानून व्यवस्था बनी। उसके बाद देखिए ग्राम की रक्षा से, उसमें सुरक्षा क्या करें, ग्राम रक्षक दल, कहीं ग्राम रक्षक दल शुरू में बना, कहीं नहीं ग्राम रक्षक दल। अरे ग्राम रक्षक मुफ्त में तो होगा नहीं। अगर ग्राम रक्षक दल बनाना है तो हमारे पास नौजवानों की कमी है नहीं, उनको 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की तनख्वाह पर रख लीजिए, 5-5 हज़ार की तनख्वाह पर 10-5 नौजवानों का विजय। देखिए गांव की एक एक चीज़, पशुओं से कोई पशु नहीं चरा पाएगा, कोई गुंडे एलिमेंट नहीं आ पाएंगे, गांव का कोई नाली खड़ंजा नहीं सड़क पर निकाल पाएगा। इस तरह के गलत गांव की सुरक्षा में बहुत सारे काम करेंगे। आजकल गलियों में रास्ता में लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं और उनको हटाने बोलने वाला कोई नहीं है, बगल वाला इसलिए बोलता है कि दुश्मनी हो जाएगी। वो गांव रक्षा दल रहता, कहता है आप गाड़ी गलत जगह पर खड़ा किए, सड़क रास्ता बात होकर हटाइए इसको, उसके पास अधिकार रहता और अधिकार है उनको हटाता, नहीं होता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता। तो ये सब, ये भी व्यवस्था है कि गाँव रक्षक दल को आप दीजिए। फिर सुरक्षा समिति दीजिए, सुरक्षा समिति बना लीजिए अपने गाँव की। महिला मंडल, महिलाओं का तो कोई गांव में भूमिका ही नहीं है, अपने ढंग से जितने करती हैं। महिला मंडल रहती हैं, महिला मंडल अपने तमाम, देखिए कितने हर गांव में कितने तीज त्यौहार रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। महिला मंडल रहती, इस तरह के सारे कार्यक्रम करती, सारे महिलाएं जुटती, उसमें गांव समाज वाले कुछ आर्थिक सहयोग देते, मान 10,000 5,000 देते, भाई तुम लोग करो। तो वो कितने उत्साह से लड़कियां महिलाएं गाना बजाना, संगीत, जो तो हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति, संगीत वगैरह सब गांव में ये महिलाएं उसको जिंदा रखती। तो सब खत्म हो रहा है, सब टीवी पर देख रही हैं और वही जो कुछ देखिए जानकारी हो रही है टीवी मोबाइल के अलावा, उनको सारा अपनी संस्कृति खत्म होती है। क्यों कि आपने उनको सहयोग तो दे नहीं रहे, कोई उत्साहित तो कर नहीं रहा है, कोई प्रोत्साहित तो कर नहीं रहा, तो फिर वो जो मिल रहा है वही वो देख रही हैं। उसी तरह से युवक दल है, युवक बेकार घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इधर ताड़ीबाजी कर रहे हैं, कहीं बैठ बैठ के बेमतलब का समय पास कर रहे हैं। अगर युवक दल रहता तो तमाम खेल कूद इसकी व्यवस्था करता, युवकों का एक, अब उनको थोड़ा सबको आर्थिक आय दीजिए ना, पैसे कभी है तो है नहीं, सबको ऐसे जोड़िए कि जितने गतिविधियां गांव में होती हैं। देखिए वो जमाना बदल गया, अब कोई गतिविधि मुफ्त में नहीं हो, हर आदमी को अर्थ से जोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको आर्थिक लाभ कर दीजिए। वो जब आर्थिक लाभ से जुड़ जाएगा तो उसका रुचि रहेगा, फिर वो उसको आर्थिक लाभ से उसका विकास भी होता रहेगा। जब वो आर्थिक लाभ होगा,
वो कुछ करेगा तो उसका अपना व्यक्तित्व का भी विकास होगा, उसका अर्थ का विकास होगा। जब उसको अर्थ आएगा, कुछ हुनर आएगा, दोनों चीज एक साथ जब विकसित होगी तो फिर वो गांव को भी सहयोग करेगा और फिर पूरे देश की इकोनॉमी में या देश की अर्थव्यवस्था में और देश के निर्माण में वो कितना बड़ा योगदान कर सकता है। लेकिन नहीं, ये सब तो करना ही नहीं है ना, बस खाली चलाना है, वहाँ वो अपनी गुलामी गांव में कायम रहे, यही सरकारों की एक नियत बन गई है। और उसके बारे में ये आपको हम प्रमाण देते ही जा रहे हैं, देखता आपने किस तरह से हर कदम पर इन्होंने गुलाम बना रखा है गाँव। ये सारी चीजें आपको आप देखिए कि गांव वाले को इतना सब अधिकार मिला हुआ है और बहुत इसके अलावा दर्जनों चीजों में अगर गांव के पास अधिकार रहता तो वो अपने जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते थे। ये हो गया आपके गांव के कमाई का बजट से आप समझ गए कि गांव के पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ये सब कानून की बेहद व्यवस्था दी गई है, लेकिन गांव वालों को ये सब करने नहीं दिया जाता। अब करने क्यों नहीं दिया जाता, मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, और गांव वाले भी इसके दोषी हैं। और वो दोषी क्यों है, एक कहानी बड़ा रोचक कहानी है कि एक भिखारी था, तो वो गांव में अपना रोज सुबह सुबह भीख मांगने सवेरे निकल जाता था कि भाई अब भीख मांगता और शाम को लौटता था। एक राजा भी था, तो राजा के राज में ये हुआ कि बड़ा मुश्किलें आ गई, राजा बहुत परेशान होने लगा, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लोग बीमार रहने लगे। तो एक कोई बड़े जोशी और या कोई प्रकांड विद्वान आए, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए राजा कि आप जाइए सवेरे निकलिए और जो पहला भिखारी आपको मिले उस भिखारी से दान ले लीजिए। वो अगर दान दे देगा आपको तो निश्चित रूप से आपका ये जो संकट है वो टल जाएगा। अब राजा सुबह सुबह सवारी उनके राजा के 4 बजे निकली, उस रास्ते से भिखारी जा रहा था। अब भिखारी राजा को आते हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो हमको राजा मिल जाएंगे और राजा से हम भीख मांगेंगे तो मैं तो आज मालूम लूंगा, क्योंकि राजा तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर वो हमको भिक्षा दे देंगे तो मैं तो बहुत मालूम हो जाऊंगा। अब वो बड़ी खुशी के साथ राजा के पास बढ़ने लगा। राजा ने भिखारी को देखा, करे आओ तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें सुबह सुबह ही एक भिखारी मिल गया तो मैं इसी से भिक्षा मांग लूँ। अब देखिए वो खुश हो रहा है कि भिखारी मिल गया, आज से मैं भिक्षा लूंगा। भिखारी खुश हो रहा है कि राजा आज हमको मालूम कर देंगे भिक्षा देके। दोनों की मन स्थिति चली, आमने सामने पड़ी। तो इसके पहले कि भिखारी ने राजा से भीख मांगे, राजा बिल्कुल उसका पैर पकड़ लिया और कहे महाराज भिखारी महोदय, या जो भी उन्होंने कहा होगा कि आप महाशय आप हमको भिक्षा दे दीजिए, हाथ फैला दिए। अब भिखारी को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये हम इससे तो खुद भीख माल आए, ये तो हमसे भी बड़ा भिखारी है, हम ही से मांग रहा, मैं मुझसे क्यों मांग रहा, मैं क्यों दूं इसको। अब भिखारी की तो आदत थी भीख मांगने की, जीवन भर उसने कभी किसी को दिया तो है नहीं। अब भीख मांगने की उसकी आदत थी तो उसको बड़ा गुस्सा आने लगा कि मैं इसको क्यों भीख दे दूं। राजा की जिद कि अगर ये भिखारी हमको भीख नहीं देगा तो मेरा संकट कैसे टलेगा। अब भिखारी लगा, राजा हर तरह से उसके अनुनय विनय करने की, हमें दे दो। बड़ी बहुत देर तक अनुनय विनय करने के बाद उसने कहा अच्छा ठीक है हम देते हैं। तो भिखारी ने अपने झोले में 1 मुट्ठी रहा होगा जी पहले का भीख उसने निकाला एक दाना, बड़ी मुश्किल से भिखारी ने एक दाना राजा को भीख दे दिया। राजा एक दाना भीख लेके राज में चला गया, संतुष्ट हो गया कि आज हम लोग सवेरे सवेरे भिखारी ने दिया। और भिखारी जो है वो गाली देते हुए कि राजा बहुत दुष्ट मिल गया हमको, आज मेरा वो भी एक दाना भी लेके चला गया। वो दिन भर अपना वो गुस्से में भीख को नहीं माना, घर पहुंच गया। तो उसकी पत्नी ने देखा कि भाई ये कि आज भीख कितना मिला है देखे, क्योंकि रोज पत्नी उसकी देखती थी कि कितना झोले में उसके आया है। तो पत्नी ने उसको झोला लटका तो दो चार वो थोड़ा से 1 मुट्ठी दाने थे, उसमें उल्टा उसने तो देखा एक दाना सोने का भी था। तो उसकी पत्नी कह रही ये तो सोने का दाना कहाँ से आ गया। तब भिखारी को समझ में आया कि ये तो राजा ने मैंने जो एक दाना दिया था वही दाना भगवान ने सोना बना दिया। और देखिए उसको अब वो पछतावा करने लगा कि अगर मैं उसको मुट्ठी भर दे दिया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा सोना मिल गया होता, लेकिन अब क्या, अब तो समय बीत चुका था। अब बोले अफसोस में क्या। यही हाल गांव के लोगों की है, वो भिखारी बने हुए हैं, भिखार बनने की आदत हो गई है
कि प्रधानमंत्री जी दे देंगे, मुख्यमंत्री जी दे देंगे, अधिकारी दे देंगे, वो भिखारी बनने की आदत ने उनको इतना ऐसा बना दिया है कि कुछ अपनी शक्ति का अंदाज ही नहीं होता। ईश्वर उनको लगता ही नहीं कि संविधान ने उनको कितना बड़ा अधिकार दे रखा है अपनी व्यवस्था चलाने का। वो प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, वो अधिकार उनको मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, वो अधिकार उनको भारत के संविधान ने दिया है। उसी संविधान ने जिसने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को अधिकार दिया, उसी संविधान ने इनको भी अधिकार दिया है, आपको भी दिया। लेकिन उस अधिकार का वो इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो आदत ही नहीं है कि हम राजा बने। इसीलिए आज का जो हमने विषय भी रखा है कि अधिकार तो राजाओं का है लेकिन काम भिखारियों का। आज का विषय यही है चर्चा का कि गांव सरकार का कि अधिकार तो राजाओं का लेकिन काम भिखारियों का। तो ये जो भिखारी बनने की जो प्रवृत्ति बन गई है, उसके नाते आपको समझ में नहीं आता कि वो हमको कितना भारत के संविधान ने कितना बड़ा अधिकार दे रखा है। अगर हम उस अधिकार को प्राप्त करके अपने गांव को चलाएं तो गांव को क्या से क्या बना सकते हैं, सारा व्यवस्था उसमें आपको दी गई। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जान लीजिए, मैं गांव सरकार बनाने के लिए गांव को शहर की तरह नहीं बनाना चाहता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर गांव की सरकार बन जाएगी तो गांव शहर में जैसा हो जाएगा, जो शहर में सुविधाएं हैं वो गांव में। बिल्कुल नहीं, ये समझ लें, गांव को शहर जैसा नहीं बनाना है। हम बार बार कहते हैं कि गांव सरकार बनाओ, गांव को स्वर्ग बनाओ। गांव स्वर्ग बनेंगे, शहर जैसे नहीं बने। शहर तो नर्क हो चुके हैं, अभी तो और इनको अगर बनाएंगे तो और दिन बाय दिन नर्क होते ही जाएंगे। हमें तो गांव के तरफ, गांव को स्वर्ग बनाना है, इसलिए हम गांव की सरकार में। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग की कल्पना कोई वो जो भगवान आप पुराणों में पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो स्वर्ग नहीं है। आज का स्वर्ग है, पृथ्वी का, धरती का स्वर्ग है कि प्राकृतिक वातावरण में अपने रहिए, प्रकृति के साथ रहिए और अपने ढंग से जीवन यापन करिए, स्वतंत्रता से आय करिए, कमाइए, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करिए और प्रकृति के साथ पर्यावरण को बनाए हुए जीवन का निर्वाह करिए। ठाठ से पूरा 100 साल तक जिंदा रहिए और जो चाहे अपने मन के हिसाब से मन में प्रसन्न रहिए। ये स्वर्ग है और ये स्वर्ग गांव ही बन सकते हैं, शहर तो स्वर्ग बन नहीं सकते हैं। शहर तो नरक ही नरक बनते चले जाएंगे। आपको लगता है कि दूर के ढुआने की ये कहीं शहर स्वर्ग जैसे हैं, ये अब प्रतिदिन ये नरक बनते जा रहे हैं और घोर नरक में जाएंगे। अभी जानते जाए जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है कि और वहाँ तो शहरों में हालत हो गई है कि अब बच्चे जो है वो फेफड़ा पैदा होते ही उनका फेफड़ा खराब रह रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। फिर उनको अभी 70 साल 80 साल कैसे जिंदगी जी पाएंगे? दवा पर जिंदा रहेंगे। ऐसा गांव नहीं बना चाहते। गांव में बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ प्रकृति के बीच पैदा होगा, स्वस्थ रहेगा, दूध दही अपना स्वस्थ जितने लाभकारी चीजें खाएगा, अपना प्रकृति से जीवन निर्वाह करेगा, खूब पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान बनेगा, गुणवान बनेगा और अपना कमाई करेगा और सबके समाज के साथ एक साथ मिलकर रहेगा। ये है गांव का स्वर्ग बनाने का हमारा लक्ष्य। तो गांव को स्वर्ग बनाने के लिए ये गांव की सरकार की कल्पना नहीं की जा रही। इसको हम आपको बाद में आपको उत्साहित करते हैं कि इस पर आप सोचिए। ये सारी बातें संविधान ने दे रखा है। गांव संविधान भी आपका चाहता है, भारत का संविधान, कि गांव को स्वर्ग बनाइए। लेकिन आप तो वही भिखारी का आदत पड़ चुकी है। भीख मांगना बंद करिए, राजा का अनुभव करिए कि गांव को संविधान ने राजा बनाया है। राजा बनकर गांव का निर्माण, नए ढंग से गांव को आप विकसित करिए और देखिएगा गांव स्वर्ग हो जाएगा। मैं कहता हूँ, बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि दुनिया के लिए भारत के गांव मॉडल होंगे। सारी दुनिया के लोग भारत के गांव के हिसाब से अपने देश को बदलेंगे और गांव का जब विकास हो जाएगा तो भारत का विकास होगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति चरम सीमा पर पहुंचेगी और उसको देख के सारी दुनिया के लोग उसका अनुकरण करेंगे। ये भारत हमारा दृष्टिकोण है और हमारी कल्पना। मैं समझता हूँ कि इन बातों पर आप ध्यान देंगे और निरंतर आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए कि अब ये जो 15-15 दिन पर हम आपके सामने आते थे तो ये लोगों में ये रहा कि बहुत सारी बातें, अभी गांव के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा गांव के बारे में आपको हर चीज़ बताने में। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि अब हर रविवार को 11 बजे हम फिर ये जो 40-45 मिनट की आपसे चर्चा होती है, ये हर रविवार को हम इस पर करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो ताकि हर चीज़ गांव के बारे में देखें
और मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगा जो ख्याली पुलाव, जो कि भारत के संविधान में नहीं दिया हो, भारत के कानून में उसकी व्यवस्था नहीं की गई, उन्हीं बातों को मैं बताऊंगा। लेकिन उन संविधान को और उस भारत के व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था किस तरह से राज्य सरकारों ने गला में उसका घोंट दिया है, उसी को उजागर करता हूँ ताकि वो समझ लें और इनके गला घोंटने से, जो गला आप दबाए हुए हैं, उससे मुक्ति पाके आप आज़ाद हो जाएं और अपने ढंग से अपने गांव को एक स्वर्ग बनाने के रास्ते में चल पड़े। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।